हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले टॉपिक सब्सिस्टेंस क्राइसिस को समझते हैं। क्राइसिस यानी कि तंगी। फ्रांस की पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो गई थी, 23 मिलियन से 28 मिलियन तक चली गई थी, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, लोगों की नीड्स बढ़ेगी। फूड तो एक बेसिक नीड है, तो इसीलिए फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई। और जो प्रोडक्शन था वो स्टैगनेंट था, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्राइसेस बढ़ गए, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ब्रेड जो कि एक स्टेपल फूड था फ्रेंच लोगों के लिए, उसका प्राइस इतना बढ़ गया कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो वेजेस थे, लोगों को जो इनकम मिल रही थी, दिहाड़ी मिल रही थी, वो इंक्रीज नहीं हो रही थी राइजिंग प्राइसेस के साथ, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर जो थी वो कम हो रही थी। वो अपनी इनकम से अब ज़्यादा सामान परचेज नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद एक ड्रॉट पड़ जाता है, जिसकी वजह से हार्वेस्ट जो थी वो ख़राब हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है। और इन सारे सर्कमस्टांसिस को हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस का नाम दिया। इसको शॉर्ट में समझते हैं। फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से महंगाई हो जाती है, ब्रेड का प्राइस बढ़ जाता है और कॉमन लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। वेजेस नहीं बढ़ते पर प्राइसेस जो होती है चीज़ों के बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेबर थे उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। और उसके बाद एक ड्रॉट आ जाता है, जिसकी वजह से बैड हार्वेस्ट हो जाते हैं। इन सारे सर्कमस्टांसिस को हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा। फ्रेंड्स, जब लुइस 16 को फ्रांस का थ्रोन मिलता है तो फ्रांस की ट्रेजरी एम्प्टी थी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट। जो फ्रांस थी वो कंटिन्यूसली बहुत सालों से वॉर लड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था। और जो रॉयल लाइफस्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था फ्रांस के ऊपर। तो किंग ने प्रपोज किया कि अब वो टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे। पर किंग अकेले टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकते थे, उनको एक पॉलिटिकल बॉडी को कंसल्ट करना पड़ता था, जिसका नाम था द एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जहां पे सारे एस्टेट अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। वोटिंग जो थी एस्टेट जनरल की, वो इस बेसिस पे होती थी कि सारे एस्टेट्स अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, जो मेजोरिटी बना लेगा वो जीत जाएगा। यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग हमेशा मेजोरिटी बना लेते थे और कॉमन पीपल हमेशा हार जाते थे। और जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो रिच थे, एजुकेटेड थे, उनके पास न्यू विजन था, न्यू आइडियाज थे। उन्होंने किंग को अपोज किया और चैलेंज किया और बोला कि जो वोटिंग होगी अब वो 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से होगी, इंस्टेड ऑफ 1 एस्टेट 1 वोट। किंग ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया और वो लोग वहां से वॉकआउट कर गए। और वो सारे के सारे लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले, जो कि वर्सलीज के अंदर था। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड एस्टेट व्यू देमसेल्फ एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ एंटायर फ्रेंच नेशन। मतलब थर्ड एस्टेट के लोग जब उन्होंने किंग की एस्टेट जनरल मीटिंग को ठुकरा दिया और वो वहां से बाहर आ गए, वो सारे के सारे लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर मिलते हैं, जो कि वर्सलीज के अंदर था। और उनमें से कुछ लोग अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन का स्पोक्स पर्सन बताते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दे देते हैं। एंड दे swore not to disperse until they have drafted a constitution that will limit the power of the autocratic monarch। और उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिखेंगे जो किंग की ऑटोक्रेटिक पावर्स को, मोनार्क की ऑटोक्रेटिक पावर्स को लिमिट करेगा, किंग को जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर नहीं लेके आएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। इसी इंसिडेंट्स को हमने बोला द टेनिस कोर्ट ओथ। चलिए इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। एस्टेट जनरल की मीटिंग के बाद सारे के सारे लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि वर्सलीज के अंदर था, और अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दे देते हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन का स्पोक्स पर्सन बताया और उन्होंने कसम खाई जब तक किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर नहीं लेके आएंगे, फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को नहीं एस्टेब्लिश करेंगे, तब तक वो अपने एफर्ट्स को कम नहीं करेंगे। चलिए टेनिस कोर्ट ओथ को शॉर्ट में समझते हैं। जब किंग लुइस 16 ने थर्ड एस्टेट के लोगों का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि वोटिंग 1 पर्सन 1 वोट के बेसिस पे होनी चाहिए, थर्ड एस्टेट के लोगों ने उस मीटिंग को वहीं छोड़ दिया और वो सारे के सारे लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर गैदर हो जाते हैं वर्सलीज के अंदर और अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दे देते हैं। कुछ लोग अपने आप को स्पोक्स पर्सन डिक्लेयर कर देते हैं पूरे फ्रेंच नेशन का, और वो सब लोग मिलकर कसम खाते हैं कि जब तक फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को एस्टेब्लिश नहीं कर देते, जब तक किंग की पावर को लिमिट नहीं कर देते, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे और अपने एफर्ट्स को कम नहीं करेंगे। इसी इंसिडेंट्स को द टेनिस कोर्ट ओथ बोला गया।
ये फ्रेंड्स हम अपने अगले टॉपिक स्टॉर्मिंग ऑफ बिस्टिल को समझते हैं। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की सिटी अलार्म पे थी क्योंकि र्यूमर्स थी, अफवाह थी, किंग ने अपने ट्रूप्स यानी कि सैनिकों को आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, कमांड दिया है कि आप लोग सिटी के अंदर जाओ और इनोसेंट लोगों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दो। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 the city of Paris was on alarm and there were rumors that the king had ordered his troops to march into the city and open fire on the innocent people. एज अ एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए 7-8 हजार मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड फॉर्म्ड अ मिलिशिया। तो 7-8 हजार लोग इकट्ठे हो गए टाउन हॉल के आगे अपने आप को बचाने के लिए और उन्होंने एक मिलिशिया बनाया। द एंग्री क्राउड ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ होल्डेड आर्म्स एंड एम्यूनेशन। जो गुस्से में क्राउड था वो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर घुस गया हथियारों की तलाश के अंदर। A group of people marched into Bastille, which was a symbol of cruelty and signified despotic power of the autocratic monarch. The angry crowd completely destroyed Bastille. तो एक ग्रुप लोगों का बिस्टील के अंदर घुस गया। बिस्टील एक फोर्ट्रेस प्रिजन थी जहाँ पे लोगों के नियर एंड डियर वंस को टॉर्चर किया जाता था, इम्प्रिजन किया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी। बिस्टील क्रुएलिटी और किंग की डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल था। लोग तभी उसको हेट करते थे और एंग्री क्राउड ने बिस्टील को कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया, उसको कम्प्लीटली तोड़ दिया। बिस्टील को तोड़ने के बाद जो उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स थे वो मार्केट के अंदर बिके एज अ सोवेनियर ऑफ फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक किंग। मतलब बिस्टील को तोड़ने के बाद जो पत्थर के टुकड़े बचे वो मार्केट के अंदर बिके एक यादगार के तरीके में कि राजा के खिलाफ ये लोगों की पहली जीत है, कॉमन पीपल की पहली जीत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टॉर्मिंग ऑफ बिस्टील को एक बार फटाफट समझ लेते हैं। 14 जुलाई 1789 को र्यूमर्स थे पेरिस की सिटी में कि किंग ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया है सिटी के अंदर जाओ और कॉमन पीपल की हत्या कर दो। 7-8 हजार लोग अपने आप को बचाने के लिए टाउन हॉल के आगे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक मिलिशिया बनाया। गुस्से में आया हुआ क्राउड बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर घुस गया हथियारों की तलाश में और उन्हीं में से एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी बिस्टील। बिस्टील एक प्रिजन थी जिसको सब लोग हेट करते थे क्योंकि वो क्रुएलिटी और डेस्पोटिक पावर ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्क को सिंबलाइज करती थी। और गुस्से में आए हुए लोगों ने बिस्टील को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बिस्टील के जो स्टोन फ्रेगमेंट थे वो मार्केट के अंदर एक यादगार के तरीके में बिके क्योंकि किंग के खिलाफ ये लोगों की पहली जीत थी। पेरिस के अंदर जो र्यूमर्स फैले उसका इम्पैक्ट कंट्री साइड में भी देखा गया। कंट्री साइड के अंदर भी र्यूमर्स फैले कि जो मैनर है उसने ब्रिगेंड्स को हायर कर लिया, कुछ ऐसे लोगों को हायर कर लिया है जो लोगों की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए अपने फार्मिंग टूल्स को अपने हाथों में ले लिया, कुल्हाड़ी होगी, पिचफोर्क हो गया, इन सब चीज़ों को अपने हाथों में ले लिया और अपनी फील्ड्स के बाहर जाके खड़े हो गए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हुई और जो एंग्री क्राउड था वो मैनर के घर के अंदर घुस गए और उन्होंने मैनोरियल ड्यूज वाले डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर लिखा होता है किस किसान ने कितना पैसा देना है मैनर को, ऐसे डॉक्यूमेंट को उन्होंने जला दिया। एज अ रिजल्ट मैनर अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से नेबरिंग कंट्री के अंदर माइग्रेट कर दिया, वहाँ से भाग गया। चलिए प्रोटेस्ट ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट नोबल्स को समझते हैं। कंट्री साइड के अंदर भी र्यूमर्स थे विलेज टू विलेज कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है उन्होंने ब्रिगेंड्स को हायर कर लिया और वो लोगों की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों में टूल्स ले लिए, फार्मिंग टूल्स ले लिए और वो भीड़ इकट्ठी करके खड़े हो गए। वो भीड़ मैनर के घर के अंदर घुस गई, उसने मैनर का छुपाया हुआ अनाज वो भी चुरा लिया और जो डॉक्यूमेंट्स थे मैनोरियल ड्यूज के उनको भी जला दिया। मैनर ने अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से मैनर भाग गया और माइग्रेट कर गया नियर बाई कंट्रीज में। आई होप आप सभी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।